हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं वही आपका गौतम सर आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोज़ में आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूं और सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग मैं शुरू से ही आप लोगों को प्रमोट करता रहा और आप लोगों से विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करेंगे और आप घर बैठे फ्री में आप सिविल सर्विसेज का एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बता दूं कि 1781 का जो अधिनियम जो ये आप अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस जो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है उसी को हर कोई फॉलो कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, जिसका कंटेंट का कोई जवाब नहीं है। तो अभी मैं एक नए अंदाज में एक नए तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा, जिससे आप डिसिप्लिन वे में और कंटिन्यूसली आप देखेंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1786 का अधिनियम यानी एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 का अधिनियम में क्या हुआ था और कैसे इसका सारा ये प्रोसीजर है, मैं आपको भी सब बताऊँगा। अभी थोड़ा सा हमें समय दें। सत्रह सौ छियासी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आप याद रखेंगे कब? 1786 में। आप समझ रहे हो कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तथा उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्त मांग रखी थी। यानी यहाँ पर गवर्नर जनरल का पावर जो हो वो बढ़ रहा है, जीजी का पावर जो है वो बढ़ रहा है। जीजी शॉर्ट में हम यहाँ पर गवर्नर जनरल को कह रहे हैं, आप भी ध्यान में रखेंगे और इससे सहूलियत होगी आपको। तो 1786 का जो एक्ट था उसमें भी गवर्नर जनरल के पावर इंक्रीज हो रहा है और उन्होंने वो बोला कि यदि मैं गवर्नर जनरल बनता हूँ तो मुझे दो शर्त है मेरा, जिसे आपको फॉलो करना होगा। उसके शर्त क्या थे? पहला शर्त ये है, उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अभिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। मतलब अगर वो चाहे तो वो काउंसिल के निर्णय को माने या नहीं भी माने, आप ऐसे समझिए बिल्कुल आपके क्षेत्रीय तरीके से। यानी उसका एक शर्त था कि मैं यदि चाहूँ तो काउंसिल का बात मानूँ अथवा नहीं भी मानूँ। दूसरा शर्त क्या है कि उसने सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ पद का भी दिया जाए साथ में। मतलब मैं गवर्नर जनरल तो बन ही रहा हूँ, साथ में मुझे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी हमें दिया जाए। आप बात समझिए। यानी वो बोला कि मैं 1786 में गवर्नर जनरल कौन बना? कॉर्नवालिस। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ पर इसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है और उन्होंने 1786 का अधिनियम में जब गवर्नर जनरल बनने के लिए दो शर्त को रखा। बोला मैं बनूंगा लेकिन मुझे दो शर्त है, और वो एक शर्त ये कि यदि मैं चाहूँ तो काउंसिल का अपने बात मानूँ मैं या ना भी मानूँ। दूसरा बात उन्होंने क्या बोला कि सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे दिया जाए। तो ये दो विभिन्न शर्त थे 1786 का अधिनियम का। अब इसमें से जुड़ी कुछ मुख्य बातें और भी है, जिससे आप समझेंगे कि उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया गया। यानी 1786 में जो शर्त था वो उसके जो कानून के जो प्रावधान थे उसमें जोड़ दिया गया। चल भाई तू बन, मैं तेरे को ये दो शर्त दे रहा हूँ, तेरा दो शर्त मान रहा हूँ और तू बन तो सही, फिर आगे देखा जाएगा। तो इन बातों को रख करके ये कानून पास कर दिया गया। अब चलिए आते हैं 1793 का चार्टर कानून में, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसकी बात करते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट की बात करते हैं। तो अब इसमें भी आकर के हम अपनी बातों को यहाँ पर चलिए रखते हैं। हो क्या रहा है कि इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। 1793 का चार्टर एक्ट का जो है वो विभिन्न विशेषताएं क्या थी, मैं चलिए देखता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अभिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। माय गॉड, इतना बड़ा चेंज। 1793 अभी आपने पढ़ा, 1786 का आपने पढ़ा। तो 1786 का आपने यहाँ पे पढ़ा कि इनके दो शर्त था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा विस्तार से इसे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो छोटा सा मैटर है।
जिसे आप आई थिंक याद हो गया होगा, अब तक मैंने इतना बार रिपीट किया कि अब इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं क्या थी। कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो काउंसिल की निर्णय जो पड़ा था कि काउंसिल का वो बात माने चाहे नहीं माने, ये शक्तियां आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल हैं सब तक विस्तारित कर दिया। मतलब अब जितना भी आएंगे वो चाहे तो जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहला शर्त रखा था वो शर्त आने वाले सभी गवर्नर जनरलों तक विस्तारित कर दिया। मतलब अब जो भी गवर्नर जनरल आएगा वो इसी हिसाब से अपना काम करेगा, आप समझिए। चलिए दूसरी बातें क्या है इससे जुड़ी मैं भी आपको बताता हूँ। अब इसका दूसरा प्रावधान क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। गवर्नर जनरल के जो अधीनस्थ बॉम्बे और, क्योंकि आप जब याद होगा 1773 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं तो 1773 का जो अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कानून बने थे उस कानून में दो बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी भारत के गवर्नर जनरल में आ गए थे, के अंदर आ गए थे, तो कि सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। क्योंकि इस प्रकार की खुद को कुछ निर्णय लेने का, अगर आपको आप अकेले कोई निर्णय ले रहे हैं और एक राज्य का मालिक हैं, अगर 2-3 स्टेट आपके अंतर्गत और आ जाता है तो आपकी शक्ति जो है वो स्वाभाविक ही बढ़ेगा। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हुआ क्या कि ये जो कानून बना तो क्या हुआ कि 1873 आपने क्या पढ़ा यहाँ पर देखिएगा, 1793 माफ़ कीजिएगा, 1793 का जो एक्ट था, 1793 का चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, एक तो गवर्नर जनरल का जो कॉर्नवालिस का जो पहला जो शर्त था वो परमानेंट कर दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी गई। तीसरा, इसने भारत पर व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। याद रखिएगा 1793 में बढ़ रहा है, अगला 20 वर्ष के लिए। तीसरा नंबर पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि 1793 में भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष तक, नोट कीजिएगा, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। चौथा नंबर पॉइंट कहता है इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। यानी कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य, गवर्नर जनरल का सदस्य जो है वो कमांडर इन चीफ अनिवार्य नहीं है, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया जाए। यानी कमांडर इन चीफ का अलग से एक पद बनाया जाए, आप ऐसे समझिए इसको। दूसरा जो 5वां नंबर पॉइंट है कि इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां नंबर पॉइंट, जिसे आप पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए कैसे क्या कर रहा है। दो चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर समझने वाली बात, अगर आप अपने दुश्मन को कमज़ोर करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो उसके सारे सैन्य बल अपने, उसकी सारी शक्तियों को आप कमज़ोर कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप उसे फाइनेंशियली कमज़ोर कर दो, क्योंकि अगर उसके पास उसके धन ही नहीं रहेगा तो फिर आगे का जीवन यापन कैसे करेगा। अगर मानकर चलिए सेना को चलाना है तो पैसे चाहिए, पैसे ही नहीं रहेंगे तो चलेंगे कहाँ से, मतलब सेना भाग जाएगी। अगर आप किसी देश को कमज़ोर करना चाहते हैं तो आर्थिक रूप से अगर आप उसे इकोनॉमिकली अगर आप उसे कमज़ोर बना देते हैं तो स्वाभाविक है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और हार जाएगा। दूसरा चीज़ मैंने क्या कहा, पहला कि वो उसे उसके सैन्य शक्तियों को, उसके जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसे आप अपने हाथ में ले लें तो बेहतर होगा। यानी क्या, अब वही चीज़ कर रहा है यहाँ पर गवर्नर जनरल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों कर रहा, कैसे कर रहा है। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था उसके जो सदस्य तथा उनके कर्मचारी, सुनिएगा, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके कर्मचारियों को कहाँ से पैसा दिया जाए, भारतीय राजस्व से। यानी हम आपके घर में ही रहेंगे और हमें आपसे ही पैसे भी चाहिए, आपके जो रेवेन्यू आ रहा है उसी से भुगतान करना होगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो कि बाहर से ब्रिटिश संसद से यहाँ पर आए थे, और वो जो कर्मचारी थे उनको भी पैसा दे तो भारत के राजस्व से। अब देखिए, अब ये फाइनेंशियल तौर पर, क्योंकि वो प्रिमाइंडेड था, वो भारत को लूटने के लिए ही आया था, चाहे वो कुछ भी कहे कि मेरे ये मनसा नहीं था। अगर मनसा नहीं था तो ये सब एक्ट बनाने का क्या ज़रूरत है, आप फिर खुद बताइए कमेंट करके कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर ये
इन प्रकार के मुद्दे और विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट, विभिन्न प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट बनाने का क्या आवश्यकता है यदि आपको कोई प्लानिंग नहीं थे। आप तो कहते हैं मैंने बेखबरी से लूटा भारत को। ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री बताते हैं उसमें पता चलता है कि भारत को मैंने बेखबरी में लूटा। अगर आप बेखबरी में लूटा, आपको नहीं याद, तो आप तो प्री प्लानिंग थे, क्योंकि आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, ठीक है। आपने फिर कितने बहुत सारे चार्टर एक्ट बनाया, तो वो सब किस लिए, वो सब किस लिए आखिर, अगर आपके पास ये नहीं था तो। इन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया। एक लाइन में आप समझिए बस। अभी तक आप जो 1793 का जो पढ़ रहे हैं इसी चीज़ के मैं बारे में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप 1793 का चार्टर एक्ट को विभिन्न, आपको मैंने 1786 का एक्ट बताया, 1793 का चार्टर एक्ट बताया जो है इस प्रकार से। अब एक और चार्टर एक्ट है 1813 का, ये भी मैं चलिए 2 मिनट में बता ही दूं आपको। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्या किया, जब एकाधिकार, आप यहाँ पर देखिएगा एकाधिकार वर्ड जो आ रहा है, आप यहाँ पर देखिएगा ये वाला वर्ड एकाधिकार, तो ये जो एकाधिकार आ रहा है यहाँ पर, वो 1 मिनट, हाँ, ये एकाधिकार जो 1793 में बना, उसको क्या हुआ 1813 में, चलिए आ जाइए यहाँ पे, 1813 में क्या किया, व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कितने 20, अगला बार 20 वर्ष के लिए रहा था 1893 में, और आइए आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ाए तो 1813 में इसको एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अब भारत में आकर के कोई भी जो है अपना व्यापारी कर सकता है। तब भी इस कानून ने चाय के साथ तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। एकाधिकार अभी खत्म हो गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल ही रखा। मैंने आप सब कुछ खरीद भी कर सकते हैं, जो भी है वो खरीद, लेकिन ये चाय और चीन के साथ जो व्यापार था इसके एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा को प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। वो धीरे धीरे क्या किया कि भारत में जो कंपनी शासित क्षेत्र थे, भारत में कंपनी शासित क्षेत्र, इसको ऐसे समझिए कि भारत का वैसा क्षेत्र जिस पर कंपनी का शासन था, पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। मान कर चलिए ये इंडिया है, आप समझिए इस प्रकार से, माफ कीजिएगा, चलिए बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। मान कर चलिए कि भारत का कुछ क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार रहा, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार रहा, तो इन क्षेत्रों में ये जो मैंने आपको डॉट से यहाँ पर दिखा रहा है, ये मैं भारत का नक्शा है, आपको बस बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो 1813 का चार्टर एक्ट जो आया वो क्या किया। चलिए मैं बता दूँ कि भारत का वह क्षेत्र जो कंपनी के अंतर्गत था, जो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत था, उस पर क्या किया कि कंपनी जो ब्रिटेन की जो राजा थे उसका प्रभाव वैसे वैसे जगहों पर स्थापित करना शुरू कर दिया। मतलब यूँ कहें कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाना शुरू किया। एक लाइन में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पहले तो धीरे धीरे रेवेन्यू को अपने अंदर किया, दूसरा चीज़ अब यहाँ का प्रशासनिक का जो ताकत था वो भी अपने अंतर्गत लेना शुरू कर दिया। एक लाइन में समझिए, ये बात आपको समझ में आ गई। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी कि आप चाहें तो यहाँ पर आकर के अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं ईसाई लोगों को। यहाँ पर 1813 के तहत इन्हें ये आज्ञा मिल गई। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन था वो अब भारत के ब्रिटिश इलाकों में, क्योंकि घर तो घर ही है, भारत तो भारत ही है, लेकिन भारत के ब्रिटिश इलाकों ऐसा इसलिए यूज किया है शब्द इसमें क्योंकि भारत का जो क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था, जो ब्रिटिश शासक के अंदर था, तो वहाँ पर वो वेस्टर्न शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लग गए। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। बोला टैक्स लगाओ। अब यहीं के लोगों के कर भुगतान नहीं करने पर दंड भी की व्यवस्था की। यानी अब यहीं के राजाओं को ब्रिटिशर्स को जमा करके कर भी देना शुरू करना पड़ा। अब ये लोग टैक्स भी देने पर, अपने ही घर में रह करके
टैक्स भी पे करना पड़ रहा है दूसरों को, लोगों को। स्थिति इतना बदतर, जब आप इसका विजुअली देखेंगे ना माय फ्रेंड, तो आप हिल जाओगे, और हिस्ट्री भी और पॉलिटी में आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो इन्होंने क्या किया, अपने ही घर में रहने के लिए जो स्थानीय शासक हुआ करते थे, उनसे ये लोग टैक्स लेना शुरू किया, ब्रिटिशर्स लोग। और अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा, विभिन्न प्रकार की सजाएं होती थी पर। तो ये सब चीज़ें 1813 में हुआ। अगर इसे आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करके देखें। और इसके पहले का जो 1781 तक का जो आपका जो है वीडियो, 1786 में मैंने इसमें आपको बताया। 1781 का आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख करके पढ़े, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, और बेहतरीन तरीके से मैं वहाँ पे बताया। तो दोस्तों, आपको मैं फ्री में सारी बातें मैं बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आपका तो करूंगा ही और पढ़ा ही रहा हूँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आज चैत्र प्रतिपदा है, 2079 हिंदू संवत जो है बदल गया है, और आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें। माता रानी से कृपा है, प्रार्थना है कि आप सभी को खुश रखें। थैंक यू।